टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और सबसे बड़ी खबर जो एक हद तक 9 मई को भी पस मंज़र में ले गई कि पंजाब के चौधरी यानी चौधरी परवेज़ इलाही को अब से 1 घंटे पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही जैसी शख्सियत के जो वज़ीर आला रहे, खुद पंजाब के घराना है जो है इतना बड़ी उनकी चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, एक ही घर, और उसमें भी देखें पुलिस जो है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ किस तरह का सलूक कर रही है। अभी मैं देख रहा था कि निगरान वज़ीर आला इत्तलात ये कह रहे थे कि चौधरी तो हैं वो छुपने के माहिर हैं, और जब वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से निकल रहे थे, दरवाज़ा खोला नहीं, दरवाज़ा हमने तोड़ा, उन्हें निकाला, और फिर मैंने कहा एक बार फिर ये मनाज़िर देख लिए। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं कि पंजाब की पुलिस आम कारकुनों को, चाहे मर्द हों या औरतें, किस तरह गिरफ्तार करके ले जाती होगी, क्या सलूक उनको सड़क से जेल और फिर जेल के साथ होती होगा। एक बार फिर मैंने कहा एक से ज़्यादा मनाज़िर बार ये दिखा रहा हूँ कि परवेज़ इलाही इस तरह गिरफ्तार किए गए। सड़क से एक गिरोह था जो उनको इस तरीके से ले आ रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़े आदि मुजरिम है। कहा जाता है कि गाड़ी भी तोड़ी, कुछ फैमिली के लोग भी थे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वहाँ पर मौजूद हैं, अरसलान भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपने गालिबन घंटे पर पहले जो खबर आई चौधरी साहब के बारे में कहा, गालिबन 1 हफ्ते से वो अंडरग्राउंड थे, ज़ेरे ज़मीन थे, लेकिन आपके दोस्त और सहाफ़ी और निगरान वज़ीरात करते हैं कि जी चौधरी जो हैं वो छुपने में माहिर हैं, छुपे हुए थे, और जब वो निकले तो पकड़े गए। ऐसा ही है भट्टी साहब? जी, बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब, आपने एक दफ़ा फिर मुझे याद कराया कि आमिर मीर मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल दोस्त हैं। और रही बात जो आपने सवाल किया, सवाल ये था कि 1 महीना हो गया था चौधरी परवेज़ इलाही कभी चकमा दे रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी ज़मानत पर चले जाते थे। मामला ये था कि उनको उन्होंने गिरफ्तार करना था इन आइदर केस। पंजाब की भी पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने आज भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने मदद ज़रूर की, लेकिन एंटी करप्शन पुलिस के जो सादा कपड़ों में, आपने जिस तरह जिक्र किया शुरू में कि सादा कपड़ों में मलबूस जो एंटी करप्शन की टीम थी, उसमें गुजरांवाला की टीम भी थी और लाहौर की टीम भी थी। यानी 2 मुख्तलिफ FIRs हैं जिसके अंदर चौधरी परवेज़ इलाही की आज हिरासत कह लें अभी, या उनकी अभी गिरफ्तारी कह लें, जो आपका दिल करे। लेकिन मामला यह है कि उनको आज फाइनली उन्होंने हिरासत में ले लिया और यहीं से वो निकले इसकी पिछले गेट से। मैं आपको कैमरे की आंख से दिखाइए कि क्या सूरत हाल है जहां पर चौधरियों का जो चौधरी इलाही रोड है, ट्रैफिक तो मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन उनके घर के सामने गालिबन वो पहले जैसे मनाजिर तो देखने नहीं आ रहे होंगे क्योंकि सूरत हाल ऐसी है। लेकिन फिर भी जरा कैमरे से इर्द गिर्द का दिखाएंगे आप भट्टी साहब? जी बिल्कुल, ये मैं दिखाता हूँ कि ये सड़क है, ये जिधर से ट्रैफिक आ रही है, ये सारी नहर से चौधरी ज़हूर इलाही रोड है। यानी कुछ देर पहले, यानी 10 दिन तकरीबन ये बंद रही है वाली सड़क जिस पे ये ट्रैफिक रवा दवा है, बड़ी तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। ये सामने उनका घर है, उसके बाद यहाँ पे ये बिल्कुल बंद थी। मेरे जो बाएं जानिब, यानी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे जो बाएं जानिब जो सड़क जा रही है, ये इनका घर है सामने, और उसके साथ साथ ये जो ट्रैफिक है रवा दवा है, ये इधर से जो चौधरी परवेज़ इलाही की जो गिरफ्तारी अमल में आई है वो रेलवे साहब वो उस तरफ से आई है। वहाँ पे ये सड़क जो है ये वाली, ये सीधी गुलबर्ग की तरफ जा रही है, और जो रिक्शा आपने देखा होगा अभी गया है, यहाँ पे और ट्रैफिक भी जा रही है। ये जाने वाली जो सड़क है ये गुलबर्ग की तरफ जा रही है। वहाँ पर आगे नाका था, जब चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ से आपने दोस्त तो उस हवाले से कह दिया कि जो हमारी लैंग्वेज में, वरना लेकिन मैं ये कह रहा था कि यानी जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं एक सहाफ़ी घराने से हैं जिनका बड़ा दावा होता है कि ज़बान उनकी आए। वहाँ एक बहरहाल एक चौधरी एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, गिरफ्तार किए गए, लेकिन ये लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करना वो भी आपके निगरान वज़ीर इत्तलात के छुपे हुए थे और फ़रार हो रहे थे, मफरूर थे। ये अल्फाज से मैं कह रहा था कि जो यानी इन मानों में कह रहा था कि जो इन अलक़ाब से नवाज रहे थे, तो फिर वो कारकुनों के साथ जो पुलिस कर रही है उसके बाद तो फिर बहुत सारी बातें आएंगी ना भट्टी साहब? बरेलवी साहब, एक देखें, हमारी जो सियासत है ना,
ये इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है या पोलूट हो गई है या इसके अंदर इतनी ज़्यादा मिक्सिंग हो गई है कि इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो निकल जाते हैं। जब आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होती है तो वो मजलूम होती है, और आज की हुकूमत जो है वो जालिम होती है। तो जो कल की अपोजिशन होती है वो तो उस वक्त मजलूम होती है, जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो जालिम हो जाते हैं। अब मामला ये है कि चूँकि निगरान हुकूमत को बड़ा मुश्किल बना हुआ था कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को किस तरह गिरफ़्तार करें, कैसे करें, चूँकि उनकी गिरफ़्तारी हर सूरत उन्होंने करनी थी। चूँकि एक मरतबा ये मैसेज देना है कि जो जिन साहब के साथ हैं, जिनका नाम शायद अभी मना कर दिया गया है कि नहीं लेना, उन साहब के साथ हैं, ज़मान पार्क वाले जो हैं उनके साथ हैं, हमने एक दफ़ा उनको सबको गिरफ़्तार करना है और उसके बाद आगे चलना है। अब इनके खिलाफ एंटी करप्शन के 2 मुकदमात हैं, उसमें उनको बार बार बुलाया गया, 1-2 मरतबा पेश भी हुए, 2-3 मरतबा गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल इन्होंने पेश होना था, नहीं हुए, उन्होंने ज़मानत आज कैंसिल कर दी। तो डेफिनेटली जो आज की हुकूमत है ज़ाहिर है वो जालिम कहलाएगी, और जालिम उनके अल्फाज भी होते हैं। नहीं जालिम मजलूम की बात नहीं, मैं तो ये भट्टी साहब इसलिए कह रहा था कि सॉरी टू से आप भी एक माशाल्लाह एक अर्से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमने भी यहाँ तमाम सियासी पार्टियों की रिपोर्टिंग की है और हमें ये ख्याल होता है कि किसके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। लेकिन भट्टी साहब ये भी तो बता दीजिए कि ये जो घर में तो मौजूद नहीं थे और गालिबन अभी भी घर सांझे का है, चौधरी शुजात के घर और बाकी चौधरियों के घर अभी तो एक ही है ना, भले में हो सकता है दीवार आ गई हो। तो जब ये सब कुछ हो रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि सामने के घर में कहीं वो रूपोश थे, क्योंकि जो निकले हैं वो तो इसी रोड से निकले हैं ना, कोई मेरे ख्याल इन्फॉर्मर या इन्फॉर्मेशन मिली होगी तभी पुलिस ने घेरा डाल के उन्हें पकड़ा। जी बरेलवी साहब, ये जो पीछे मेरे गेट आपको मेरा कैमरामैन सलमान आपको दिखाएगा, ये वही गेट है जो आज से 15 रोज़ कबल तोड़ा गया था। देखें तो थोड़ा जो शीशा है आप देख सकते हैं कि वो शीशा थोड़ा सा टूटा हुआ नज़र आएगा आपको। ये बुलेट प्रूफ शीशा था जो गुज़िश्ता ऑपरेशन में तोड़ा गया था, उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो जो सफ़ेद रंग का बड़ा सारा घर है वो चौधरी वजाहत का घर है, जो ये पिलर्स वाला है। इसके बिल्कुल साथ इस गेट से अगर अंदर एंटर हो तो लेफ़्ट साइड पर पहला घर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही का है, और उसके दरमियान चौधरी वजाहत के दरमियान और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान जो घर है वो चौधरी शुजात साहब का घर है। और उसके बिल्कुल साथ कोई इनके ये घर है गालिबन भट्टी साहब, ये जो उनके गालिबन साहिबजादे मुनिस इलाही गालिबन वो भी कई केसों के सबब शायद रूपोश होंगे। कोई तर्जुमान कोई घर के दरवाजे के सामने कोई ऐसा यहाँ नजर आता है जिससे आप गुफ्तगू कर सकें या जो मीडिया ने जिससे बात की हो? नहीं, वो इकबाल चौधरी इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, वही यहाँ पे बाहर आते हैं कुछ अरसे के बाद, वो आके बातचीत करते थे। लेकिन आज वो उन्होंने अपना फ़ोन नंबर अभी बंद है उनका, वो उन्होंने बात नहीं की। शुरू में उन्होंने सारों को इतला की, उन्होंने मैसेज किया, वॉइस मैसेज हमें व्हाट्सएप पे कि चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया गया। रासिख इलाही जो उनके छोटे साहबजादे हैं वो यहाँ पर अपने घर पर, मेरे बाएं उनका घर है, वो मौजूद थे यहाँ पर, लेकिन वो उनके साथ नहीं थे। और चौधरी मुनिस इलाही जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, वहाँ पर वो उनके खिलाफ भी मुकदमा है। FIA ने आज उन्हें कहा था कि आज पेश हों, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। ये कुछ आपके दो बातें हैं, तो ये चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के सदर भी थे, सदर भी हैं, गालिबन उन्होंने छोड़ी। तो ये जो इस पूरे 9 मई के वाक़े में गालिबन कोई केस चौधरियों के खिलाफ या इनके खिलाफ नहीं है और एंटी करप्शन वो ले गए, तो अभी ये भी नहीं वाज़ेह है कि उन्हें जेल ले गए, नामालूम मुकाम पे ले गए, कहाँ पे ले गए, कुछ खबर है? जी सर, बरेलवी साहब, पहली बात तो ये है कि उनको एक एंटी करप्शन का मुकदमा है और एक जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे गुलबर्ग पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे से चंद 1-1.5 किलोमीटर पर, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का पर्चा भी उनके ऊपर हुआ है। जब पुलिस ने यहाँ पे एक्शन किया था तो वहाँ अंदर से उनके गार्ड्स ने पेट्रोल बम वगैरह फेंके थे और उसका मुकदमा भी अभी है। उसमें भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ज़मानत नहीं करवाई थी। और जो एंटी करप्शन में है वो भी इसी तरह है कि उन पर भी उनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल की गई है, आज उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। और उनके साथ साथ जो आप दूसरी बाकी जो आपने सवाल किया है उसमें मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि उनके साहबजादे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। उनके बाद उनके जो यहाँ पे जो लोग थे, जो मीडिया के कोई बंदे थे, उनमें से कोई बंदा यहाँ पे बाहर नहीं आया जो आके हमें बता सके कि ये मामला कैसे हुआ, क्या वो घर में थे या नहीं थे। ये बात दुरुस्त है कि पुलिस यहाँ पर एंटी करप्शन पुलिस और सादी पुलिस ने, जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ, जिसे मेरे पीछे से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये पिछले 10-12 रोज़ से बंद थी। हाँ, इसके सामने वाली जो गुलबर्ग से नहर पर आने वाली सड़क है वो ज़रूर खुली थी।
ये बंद थी। आज जब ये उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है तो उसके चंद लम्हों के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। उस वक्त तकरीबन यहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक था सारा कुछ, लेकिन उसके बाद बिल्कुल चंद लम्हों के बाद ही ये सड़क भी खोल दी गई, यहाँ से बैरिकेड्स हटा दिए गए। पुलिस की जो नफरी, बहुत बड़ी नफरी, भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी। ये सवाल भी होता है कि चौधरी साहब ने जिस तरीके से यहाँ गिरफ्तार हुए, अब उसी सड़क पर गिरफ्तार हुए, इन्हें एहसास था। और मैं देख रहा हूँ कि जो सादा कपड़ों में लोग हैं ये तो काफ़ी देर से मौजूद भी होंगे, तो एक लिहाज से उन्होंने गिरफ्तारी दी ना, यानी अंदर से पकड़े जाते या जाते उन्हें नहीं लगता कि जब इस तरह सड़क से निकलेंगे, गाड़ी से निकलेंगे तो इस तरह पकड़े जाएंगे। जी बरेलवी साहब, आपने एक वो सवाल मेरे से पहले मैं किया था, पिछले सवाल का जवाब थोड़ी सी लाइन में बता दूं कि आपने कहा कि उनको कहाँ रखा गया। यहाँ से पुलिस वाले उन्हें नामालूम मुकाम, यानी एंटी करप्शन पुलिस और सादी पुलिस जो थी, पंजाब पुलिस के जो थे, उनको किसी नामालूम मुकाम की तरफ हमें मालूम हुआ। उसके बाद पता चला जी कि डीजी एंटी करप्शन का जो दफ्तर है ठोकर पे, जो हेडक्वार्टर है इनका, वहाँ पर लेके गए हैं और वहाँ से अब उन्हें फिर कहीं और ले जाया जा रहा है। अभी यह तस्दीक नहीं हुई कि वहीं पर है या वहाँ से ले जाया गया, लेकिन फिलहाल उनको वहीं रखा गया है और उसको सुबह अदालत में पेश करने की ये कोशिश करेंगे कि कल उनको अदालत में पेश करें। और दूसरी बात जो आपने मेरे से सवाल किया, जरा दोबारा कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि मैं चाहूँगा ज़रा दरवाजे करीब जाएं, वहाँ क्या सूरत हाल है ज़रा कैमरे के साथ, ताकि फिर मैं आखिरी सवाल भी आपसे कर सकूँ कि वहाँ कोई मौजूद है, कोई गार्ड, कोई दरवाज़ा या कोई और? जी नहीं, अंदर मौजूद हैं, अंदर ज़रूर मौजूद हैं। वो आप देख सकते हैं कि बाकी सारे यहाँ पे ये मीडिया के नुमाइंदगान खड़े हैं। अंदर से कोई शख्स बाहर नहीं आया, अच्छा, ना ही किसी ने आगे बताया। इसी गेट से उनकी वो सफ़ेद रंग की जो लैंड क्रूज़र है वो निकली और इधर से होती हुई वो यूं, यानी अपने बाएं जानिब इधर गुलबर्ग की जानिब गई। और वहाँ पर एक नाका था, गोल चक्कर है वहाँ पर, और उसको उन्होंने वहाँ पर रोका, वो नहीं रुके। दो बैरिकेड थे इसके दरमियान लोहे के, यानी ये जो बैरिकेड इस तरह का, ये जो बैरिकेड है इस तरह के दो और बड़े बड़े थे, ये छोटे हैं, वो फुल होते हैं, वो वहाँ पर थे। वो उन्होंने जब रोकने की कोशिश की तो उस दौरान, उस मुज़ाहमत के दौरान उनका वो जो गाड़ी का इनकी आखिर में आपसे पूछूं, कोई फैमिली के लोग तो अंदर नहीं थे? गालिबन फैमिली के लोग नहीं हैं, कोई भाई भतीजे, माशाल्लाह बड़ा ख़ानदान है ना, और ये तो एक ही घर होता था पूरा, चौधरी राक हुसैन, चौधरी मुन्नतराई, चौधरी शुजात, चौधरी वजाहत। मेरे ख्याल है लाहौर में तो इस घर में सब लोग साथ साथ जो रहते थे, और तो घरों में लोग होंगे ना इनकी फैमिली के? जी बरेलवी साहब, बिल्कुल अहले खाना यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन शाफी साहब कल यहाँ पे मौजूद थे। सालिक साहब जो थे वो कल शाम को यहाँ से इस्लामाबाद गए हुए, आ चुके। कल मीटिंग भी है वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें भी उन्होंने जाना है। इसी तरह और भी जो लोग हैं अहले खाना यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है एंटी करप्शन ने अंदर जाने की तो कोई ना कोशिश की, ना उन्होंने जाना था। उनको यही इतला थी, उन्होंने जब जियो फेंसिंग की तो उनका जो नया नंबर था वो यहाँ से किसी कॉल से उन्होंने ट्रेस किया। फिर मैंने कहा ना कि, लेकिन एक बात मैंने सवाल किया, अभी अब आखिरी किया, और फिर मैं आखिरी सवाल करूंगा कि इसके बावजूद के तहरीक इंसाफ के सदर हैं परवेज लाई, उन पर 9 मई के हवाले से तो कोई दहशतगर्दी का केस नहीं था, या कोई और जो आर्मी तंजीबात पे हमलों या उसके मास्टरमाइंड का, तो मेन केसेस सिर्फ इंसार दहशतगर्दी का है, करप्शन का है, तो ये 3-4 केस यही बनते हैं, और ये गालिबन काबिल ज़मानत केसेस हैं या? जी जी बिल्कुल बरेलवी साहब, 2 केसेस एंटी करप्शन गुजरांवाला के पास हैं जिसमें मुबैना घपले हैं करोड़ों रुपए के, और एक केस जो है वो 90 करोड़ रुपए का घपला है, मुबैना घपला है, जो लाहौर की एंटी करप्शन में है। और एक FIR जो है वो जो गुज़िश्ता रोज़, जहाँ से 15 रोज़ कबल जब ये गेट वेट तोड़ा गया था, और उसमें जो है दहशतगर्दी के एक दफ़ात है, उसके ऊपर भी मुकदमा हुआ था। लेकिन जो बात आपने की है कि 9 मई के हवाले से उनके ऊपर एज सच अभी तक, आज की तारीख तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस लम्हे तक कोई केस उन पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंस्टिगेट किया या उनके कारकुन गए या इन्होंने अरसलान भट्टी इस वक्त चौधरी परवेज लाई के घर के सामने मौजूद हैं, जहां से सड़क से उनको गिरफ्तार के मनाजिर भी आपको इल्म है कि पंजाब में चौधरी ख़ानदान वो पिछले 50 साल से सियासत में सरगर्म अमल है। इनके वालिद चौधरी ज़हूर लाई, इनके चचा, इनके पूरा घराना। लेकिन पुलिस ने चौधरी परवेज लाई को इसी तरह गिरफ्तार किया, गाड़ी से उतार कर, जिस तरह आम कारकुनों को गिरफ्तार किया था। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, ताकि इससे अंदाज़ा हो किया जाए कि पंजाब की पुलिस का रवैया माशाल्लाह इस हवाले से चाहे कारकुन हो चाहे चौधरी हो, मुसावियाना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और बड़े इशू पर बात करेंगे कि डॉलर की उड़ान आके रुकी तो है, लेकिन कब तक, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही
टीवी में मुजाहिर बिल्ली एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। कराची स्टॉक एक्सचेंज बल्कि स्टॉक एक्सचेंजों और फिर करेंसी यानी ख़ासतौर डॉलर के बारे में कहा जाता है कि दो ऐसे बैरोमीटर हैं जो मईशत का पैमाना होते हैं। ये और बात है कि आमतौर पर परसेप्शन ये है कि ये चंद बड़ों के हाथों हाईजैक हैं, जब चाहते हैं एक इंस्टीट्यूशन को ऊंचा कर देते हैं, जब चाहे नीचे। इसी तरह डॉलर के बारे में भी है। हमारे साथ मलिक बुस्तान सदर स्टॉक एक्सचेंज सदर एक्सचेंज कंपनी ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं और उनको डॉलरों का यानी खासतौर पर फॉरेन करेंसी का किंग कहा जाता है। मलिक साहब, आपकी मसरूफियत का अंदाज़ा है, आपका शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मेरा भी मैं अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर, ख़ासतौर पर डॉलर के बारे में, कि ये आप चंद बड़े लोगों के हाथों में होते हैं, ये बैरोमीटर होते हैं मईशत का। आज एकदम से 12 रुपये नीचे गिर गया, 300 रुपये का हो गया, पता नहीं अगले हफ्ते कितने का होगा। मलिक साहब जी हाँ, आप क्वेश्चन कर रहे थे कि डॉलर का रेट 10 रुपये कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है, और उसकी यही बात था आपका मेरे ख्याल है। तो इसकी बुनियादी वजह जो बनी है, डॉलर जो इंटर बैंक में तो मुस्तहकम थी पिछले काफ़ी दिनों से। मार्केट प्री मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंटर बैंक और प्री मार्केट का फ़र्क जो था 30 रुपये था। और कल इसाक डार साहब ने मुझे फ़ोन किया कि इतना फ़र्क क्यों बढ़ गया, तो मैंने उन्हें बताया कि ये क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है जो कमर्शियल बैंक है वो प्री मार्केट से खरीद रहे हैं, और इसकी वजह से प्री मार्केट में इतना डॉलर है नहीं। तो रेट अगर इसमें काबू नहीं पाया गया, उनको रोका नहीं गया, तो डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने फिर जो कमर्शियल बैंकों को पाबंद कर दिया है कि वो सिर्फ इंटर बैंक से खरीदे, फ्री मार्केट से ना। 31 जुलाई तक उसकी क्योंकि डिमांड में उनकी जब खत्म हुई है, तो फ्री मार्केट की डिमांड खत्म होकर नीचे आ गया। डॉलर अब तकरीबन 209 और 300 के दरमियान ट्रेड हो रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे मजीद भी कम होगा इंशाल्लाह। लेकिन मलिक साहब, अभी डार साहब ने ये भी तो कहा कि जो डॉलरों को गायब कर देते हैं, डॉलरों की यानी रेट कभी नीचे कभी ऊपर कर देते हैं, हम उन लोगों तक पहुंच गए हैं, वो इसको कोई साजिश ठहरा रहे हैं। उनका ये कहना था कि 300 रुपये तक तो ओके, लेकिन जब बढ़ता है तो इसका मतलब ये कुछ खुफिया हाथ हैं, कुछ बड़े लोग हैं। मलिक साहब, और अगर बड़े हैं तो पकड़े क्यों नहीं जाते? हाँ बिल्कुल, इस सिलसिले में हमारी बात हुई है, और हमने भी अपनी मीटिंग की थी एक्सचेंज कंपनियों की, और स्टेट बैंक से भी हमारी मीटिंग हुई है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी हुई, और इस वक्त उन लोगों को घेरा तंग किया जा रहा है। और मैंने उन्हें बताया जब तक आप बैरून ममालिक गैर कानूनी पैसे भेजने वाले और ब्लैक मार्केट से खरीदने वालों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ केस नहीं बनाएंगे, तो फिर किसी तरह में हम इसको काबू नहीं कर सकते। तो आप जब भी किसी हवाला ऑपरेटर को पकड़े और साथ जो पैसा भिजवा रहे हैं उसको भी पकड़ें, और बड़े बड़े इसमें लोगों के नाम है उनको आप बख्श देते हैं, और जिसका नतीजा है पाकिस्तान भुगत रहा है, और पाकिस्तान के रिजर्व सारे खत्म होने के, और लोगों का बिलियन ऑफ डॉलर बाहर पड़े। मैं आपको बताऊँ पिछले 30 साल में 180 अरब डॉलर तो पाकिस्तानी बैंकों से गया है, और जो गैर कानूनी गया उसका तो हिसाब ही नहीं किसी के पास। मलिक साहब, खैर डॉलर के हवाले से और करेंसी के हवाले से तो खैर पाकिस्तान में आपका बहुत बड़ा नाम है, तो फिर आपको क्या है, आपको चाहिए था कि मलिक साहब को, आपको इल्म भी होगा, फाइनेंस मिनिस्टर को उनके नाम भी बता देते। लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ईरान और अफ़गानिस्तान, और शायद आपसे भी गुफ्तगू हुई थी कि हज़ारों डॉलर रोज़ाना उन ममालिक में स्मगल हो रहा है। तो किधर हैं हमारी इदारे, एजेंसियां जो औरतों को और बच्चियों को गिरफ्तार करने के लिए तो घरों को उधेड़ कर रख देती हैं, खुलेआम स्मगलिंग करने वालों के लिए कुछ नहीं पकड़ सकड़? नहीं, ये बिल्कुल गवर्नमेंट के नोटिस में है और इस पर अमल भी हो रहा है। और मैंने उन्हें बताया ईरान और अफगानिस्तान का जब से इकनॉमिक सेक्शन लगी है उनके डॉलर अकाउंट तो ऑपरेट हो नहीं सकते, तो सारे का सारा क्या है डॉलर पाकिस्तान से लेते हैं, और हमारे लोग पाकिस्तान से इम्पोर्टर जो है वहाँ चीज़ें स्मगलिंग करके ला रहे हैं। जब से ड्यूटियाँ बढ़ी हैं तो सारी ड्यूटियाँ जो है ईरान से तकरीबन डेली मिलियन ऑफ डॉलर की स्मगलिंग होकर आ रही है। तो इस पर हुकूमत गौर कर रही है कि ईरान से और पाकिस्तान के स्वाप अरेंजमेंट के तहत लोकल करेंसी के हो जाए ताकि डॉलर की डिमांड कम हो। मलिक साहब, मैं आपकी सॉरी से बड़ा एहतराम करता हूँ कि आज अब जैसे 300 पे रुका है और आपका यही परसेप्शन है रुक जाएगा, लेकिन अगर यार आपको कुछ महीने पहले जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा यकीन दहानी कराई थी 250 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि नहीं जी 200 रुपये से भी ऊपर नहीं जाएगा। ये तो 300 से भी क्रॉस कर रहा था, और आज अगर गिर गया है तो हम कैसे यकीन कर लें कि इस पर रहेगा।
ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे मैनेज होगी ये सब कुछ? महीने में पहली दफा पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है 628 मिलियन, ये बड़ी बात है। और हुकूमत इसी चीज़ से जो है इम्पोर्ट की चीज़ें कम करी, गैर चीज़ों पे जो है अब इम्पोर्ट नहीं करने दे रहे, जो ज़रूरी चीज़ें उनको ताकि लोग मेड इन पाकिस्तानी चीज़ें खरीदें। और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो पहली तरजीह है इस वक्त गवर्नमेंट को मैंने तजवीज़ भी दी है, एग्रीकल्चर को बूस्ट करें। 18 बिलियन का डॉलर का हमारा इम्पोर्ट होता है एग्रीकल्चर में, इसमें हमारे जिम्मेदार को अगर रिबेट देते हैं, सब्सिडी देते हैं तो वो बड़े पैमाने में एग्रीकल्चर जो है गंदम, कपास, चावल, गन्ना उगा के पाकिस्तान के जो है रिजर्व भी बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल भी कम कर सकते हैं। लेकिन मलिक साहब इसमें क्या की कहते हैं, अब तो यानी वो मईशत पर बात करते थे, अब तो IMF भी कहता है। आप नहीं समझते कि जो डॉलर अचानक ऊपर चढ़ जाता है या और जो क्राइसिस है उसका सबब ये सियासी हालात भी हैं। जब हज़ारों की तादाद में लोग पकड़े जाएंगे, पिछले 3 हफ्ते से स्क्रीनें सिर्फ इन्हीं पर वो होंगी, तो ना फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, इस्तेहकाम ही नहीं होगा, तो फिर सॉरी टू से कैसे होगा फिर? ये बिल्कुल सही कहा है। देखो सियासत का मैशत का दरवाजा सियासत से होके आता है, जब सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो माशी भी नहीं होगा। ये आपने बिल्कुल सियासी लीडरों अपील करूंगा वो बैठे हैं और डेढ़ लाख तोड़े और सर जोड़े और पाकिस्तान को बचाएं। और जहाँ तक IMF की बात है, IMF जो है वो तो मैं ना मानूं वाली बात है। जितने मर्जी भी आपने लकीरें भी निकाली, सारे मुतालबे गवर्नमेंट ने पूरे कर दिए, तो अपने देने ही नहीं चाहते तो अलग बात है। लेकिन हुकूमत ने आपको मैं बताता चलूँ, मेरी डार साहब से बात भी हुई है। CPEC का फेज 2 10 साल मुकम्मल हो गए, शुरू होने वाले हैं, जिसमें 58 अरब डॉलर की चाइना ने वादा किया था कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा और रेलवे लाइन बिछाएगा और 12 अरब डॉलर पाकिस्तान को कराची सर्कल के लिए देगा। तो हुकूमत ने उनसे रिक्वेस्ट की है कुछ हमें पैसे एडवांस दिए जाए ताकि हम अपने जो लायबिलिटी हैं ये वो पूरी कर सके और डिफॉल्ट से बच सके। और चाइना ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया। उम्मीद आप देखें बहुत जल्द पाकिस्तान के रिजर्व भी बढ़ेंगे और डॉलर का रेट भी गिरेगा। मलिक साहब, मैं आपसे तो मोहतात रहता हूँ, हमेशा आपने देखा गुफ्तगू करते हुए कि इस तरफ ले जाऊँ, सिर्फ करेंसी तक महदूद रहता हूँ। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि CPEC और फिर सर्कुलर रेलवे का, या आपने अभी देखा ये K4 पानी के मनसूबे का क्या हुआ, 8 साल बाद चौथी बार संग बुनियाद रखा गया है। 25 अरब का मनसूबा 125 अरब रुपए तक पहुंच गया है। जब खुलेआम जब ये होगा तो कहाँ से यकीन कर लेंगे? क्या अब लोग बाहर के बेवकूफ़ हैं क्या, जो ये नहीं समझते कि किस तरह यहाँ पैसा जो है बाहर का आने वाला इस तरह उस पर करप्शन होती है, पकड़े भी जाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। हाँ, ये आपकी बात सही है। हमारे जो है ये फीता तो काट देते हैं, ओपनिंग भी कर देते हैं, लेकिन डिले इतना करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ हमारी ब्यूरोक्रेसी और नालायकी के ये आलम है कि पिछले 5 साल में 17 अरब डॉलर हम ले ही नहीं सके, जो कि मंजूर से सिर्फ ब्यूरोक्रेसी डिले टैक्सेस कर करके वो हम अवेल ही नहीं कर सके। तो हमारे कई इंटरनेशनल मनसूबे होते हैं जो कि हम टाइम पीरियड में उनको अवेल नहीं करते, वो फंड वापस चले जाते हैं। CPEC के भी ये हमारे हिस्से के जो काम हमने किए हैं नहीं, और अभी हुकूमत ने यकीनदानी जताई है कि हम सेकंड फेज में जो भी है इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आप इसको बिस्मिल्लाह करें ताकि पाकिस्तान की इकानमी बेहतर और पाकिस्तान के जो इस वक्त क्राइसिस में से निकल सके। चलिए एक आखिरी सवाल और मैं पूछ सकता हूँ मलिक साहब, अब जो 300 रुपये पे आया है तो हम यकीन करें, क्योंकि 200-300 डॉलर मेरे पास भी पड़े हुए हैं, बाहर गया था ना अभी ज़रा इंडिया, पता नहीं अब सोच रहा हूँ इस पर भेज दूँ या रुक जाऊँ, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। जी मलिक साहब, $100 से कुछ नहीं होगा, जिनके पास मिलियन ऑफ डॉलर पड़े उनसे कुछ होगा। तो मैं पाकिस्तानियों से अपील करूंगा कि वो अपने पैसे पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट करें और डॉलर की बजाय, डॉलर का रेट वैसे भी आपको पता है वो खुद डिफॉल्ट तलवार उस पर लटक रही है, उसके 2000 बैंक डिफॉल्ट करने वाले हैं। अभी अगर उनकी कांग्रेस ने बिल मंजूर नहीं किया तो उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। डॉलर तो वैसे भी इंटरनेशनली 31 खरब के उन्होंने तो कर्जे लिए हुए हैं, पूरी दुनिया का पैसा उनकी जेब में पड़ा हुआ है। इसलिए अगर उनका वो भी डिफॉल्ट कर जाएंगे तो दुनिया को फिर पता चलेगा कि डॉलर की कीमत को लेने वाला नहीं होगा। शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब। मैंने कहा ना कि करेंसी कल जाते हैं और बड़ी अपनी सादा दो टोक अल्फाज में असबाब बता रहे थे कि डॉलर का रेट क्यों बढ़ता है, किस तरीके से होता है। और ज़रा मैं सोचा चलते चलते आपको ले चलूँ कि सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। स्ट्रीट क्राइम तो खैर रिकॉर्ड हैं, लेकिन कच्चे के इलाके में एक अरसे से सुनते हैं कि जी वहाँ ऑपरेशन हो रहा है।
हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी कच्चे के इलाके में गए थे, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या सूरत हाल है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। एक तवील अरसे से ये खबरें आ रही हैं कि कच्चे का इलाका जहां डाकुओं का राज कहा जाता है वो नो गो एरिया है आम शहरियों के लिए, बल्कि पुलिस और सियासतदानों के लिए भी। हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी ने अभी वहाँ का विज़िट किया और ख़ुद उस इलाके में ऑपरेशन को देखा। शुक्रिया सौलत। तो मुझे आप बताएंगे कि अव्वल तो ये कच्चे का इलाका क्या कहलाता है? यानी मैं भी लड़काने से आते हुए जब देखता हूँ गंबट का इलाका ये कहलाता है, इस बारे में बताएंगे सौलत? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कच्चे का जो इलाका है वो पूरा सिंध नहीं बल्कि सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर लाइन है उस इलाके को जो है वो कच्चे का इलाका कहा जाता है। और ये इलाका जो है वो घोटकी और कश्मोर जो कि सिंध के शहर हैं, वहाँ पे इन दो बॉर्डर्स जो है वो मिलाए जाते हैं पंजाब और सिंध से। इसमें गुड्डू बैराज का जो दरिया है वो एक बड़ा अहमियत का हामिल है यहाँ पर, चूँकि यही दरिया जो है वो पंजाब से भी जो है वो सिंध को मिलाता है और सिंध को पंजाब से मिलाता है। जब क्रैकडाउन शुरू होता है सिंध पुलिस की जानिब से तो ये डाकू कश्तियों के जरिए पंजाब मुंतकिल हो जाते हैं और फिर जब पंजाब में क्रैकडाउन शुरू होता है तो ये सिंध में आ जाते हैं। देखने में इस दफ़ा ये आया है जब हम घोटकी पहुंचे रोंती के मुकाम पर, तो हमें पुलिस ने जब वहाँ पे ब्रीफिंग दी तो वहाँ हमने देखा कि सबसे पहला बंद है जो कि बचा बंद कहलाया जाता है, जिसे बचाओ बंद भी कहा जाता है। इस बचाओ बंद के ऊपर पुलिस की पहली पिकेट है, जबकि पुलिस की जानिब से कमोबेश अब तक जो है वो 200 से ज़ायद पिकेट्स बना दी गई हैं और यहाँ पर एक बैया 4 के नाम से आखिरी पिकेट पुलिस ने बनाई है जो कि पंजाब बॉर्डर से चंद ही कदमों के फासले पर है। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि घोटकी के अंदर 6 इंतहाई हसास ग्रोह हैं जिनसे इस वक्त जो है वो मुकाबले जारी हैं, जबकि शर गैंग बताया जाता है जो कि सफ़े अव्वल में है। और शर गैंग जो है वो डकैती की वारदातें, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और इसके साथ साथ जो अगवा बराए तावान की वारदातें हैं वो भी करता हुआ दिखाई देता है। घोटकी का मुकाम भी जो है वो इस वक्त हसास करार दिया गया है, जबकि बात करें अगर कश्मोर की तो वहाँ पे भी हसास मुकामात जो है वो देखने में आते हैं। जिस रोज़ हम कश्मोर पहुँचे हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पे सुबह के वक्त जो है वो 2 निजी, लेकिन ये वहाँ पहुँचे हैं तो आपने ये देखा कि जो क्या दावा करते, जिंदा उन्होंने कुछ डाकू पकड़े, कुछ मुर्दा उन्होंने अगर करे इस ऑपरेशन के दौरान, कुछ इस तरह बताया उन्होंने कि किस हद तक काम रहा है इस हवाले से? देखिए मुजाहिद साहब, ये इस वक्त अगर पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो तकरीबन कमोबेश 36 अफराद ऐसे हैं जो कि डाकू हैं और इनको जो है वो मुकाबलों के दौरान मारा गया है। और ये वो 36 डाकू हैं जो कि नामवर डाकू थे और इन लोगों को जो है वो खौफ की अलामत समझा जाता था घोटकी और कश्मोर में। जबकि मैं आपको ये बता चलूँ कि 11 अफराद इस दौरान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 84 से 85 अफराद पुलिस की तरफ से बताए गए हैं जो कि सहूलतकार थे, जो शहरों से खबर जो है वो डाकुओं को कच्चे तक पहुंचाते थे कि आया ये एक शख्स है जिसके पास पैसे मौजूद हैं, जो कि अच्छे खाते पीते खानदान से है, उसका ताल्लुक अच्छी जगह से है, उनको जाकर फिर अगवा किया जाता था। तो 84 से 85 सहूलतकार भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। 36 डाकू ऐसे हैं जो कि खौफ की अलामत समझे जाते थे, उनको मुकाबले के दौरान लेकिन जो बुनियादी सवाल ये है और ये गालिबन हमेशा लोग करते हैं कि क्या इन्हें यकीनन सियासी सरपरस्ती तो हासिल होगी ना उन वहाँ के मुकामी वडेरों की, वहाँ के जागीरदारों की, क्योंकि तो आज नहीं, हम पता नहीं दहाइयों से सुन रहे हैं सौलत। तो कुछ इन्होंने कहा कि पुलिस के उन पे हाथ डाल सकेगी, आप समझते हैं? देखिए मुजाहिद साहब, हमने बहुत कोशिश करी इस बात को जानने की कि आया इन डाकुओं को किसकी सरपरस्ती हासिल है। तो पुलिस काम की जानिब से ढके अल्फाजों में इस बात का इजहार किया गया है कि जो डाकू हैं उनको लोकल जो वडेरे हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल है और कहीं ना कहीं सियासी पुष्टपनाही भी हासिल है। उसकी वजह यह है कि ये जो ज़मीन, जिस ज़मीन पर डाकू इस वक्त मुकीम है, जिस ज़मीन पर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे काश्तकारी करते हैं और यहाँ से फसल जो है वो उगाई जाती है और ये तमाम
जमीन सरकारी मिल्कियत है, ये किसी की मिल्कियत नहीं है। डाकू इसको क्लेम करते हैं कि ये हमारी जमीनें हैं, हमारी फसल है, और पुलिस जो है वो हमारी फसल को आकर काट कर अपने साथ ले जाती है। लेकिन इस तरीके की कोई चीज जो है वो बाजाहिर दिखाई नहीं देती। लेकिन उससे ज्यादा बुनियादी बात यह है कि आपको इल्म है सौलत, और आप साथ भी गए होंगे कि गालिबन हमारी पुलिस के पास क्या है, लेकिन हमने डाकू के बाद देखा उनके पास बहुत जदीद असला है। गालिबन कई जगह तो सुना जी वो बचपन गाड़ियाँ वगैरह भी कहीं ले आते हैं, तो ये यकीनन स्मगल होकर आती होंगी। यानी जो ईरान और अफगानिस्तान के से तो हम सुनते हैं, इन्हें कहाँ से मिलता है? मुजाहिद साहब, जो हमें बताया गया है पुलिस की जानिब से और जो हमने अपनी आंखों से देखा है घोटकी रोंती के मुकाम के ऊपर जो डाकुओं के पास जो असलहा मौजूद है, वो असलहा यकीनी तौर पे पाकिस्तानी असलहा नहीं है, वो तमाम असलहा नेटो असलहा है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है, जो हमारे ज़राए थे घोटकी में, उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये असलहा इनको अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से बरास्ता सिंध बॉर्डर जो है वो मुंतकिल किया जाता है, जहाँ से ये अपना असलहा रिसीव करते हैं। और इनके लिए जो मेन पॉइंट हमने पुलिस से डिस्कस भी किया है, जिसमें हमने ये बात कही कि पुलिस क्यों सौलत जाफरी जिन्होंने इस कच्चे के इलाका किया, वो ये कहते हैं कि इन्हें सियासी सरपरस्ती भी हासिल है, इनके पास जो जदीद असला है वो स्मगल शुदा असला है, और इस सिलसिले में वो समझते हैं कि अभी तक काबिल ज़िक्र कामयाबी बहरहाल पुलिस को नहीं हुई। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।